से पुनर्जागरण कैसे होता था? इससे पुनर्जागरण मतलब इससे लोग जगते कैसे थे? और जगना मतलब क्या? देखिए मतलब समझिए ध्यान से। मतलब ये कि इससे पहले 14वीं से 16वीं शताब्दी से पहले इतने युद्ध यहाँ पर होते थे। देखिए युद्ध उस समय भी होते थे, इतने युद्ध, इतने लड़ाई झगड़े, लोग उसी में व्यस्त रहते थे कि इस राजा ने इसको मार दिया तो इसको पर ये आक्रमण हो गया। लोग को दूसरा कुछ सोचने का समय ही नहीं मिल पाता। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का चैप्टर 2। पेपर 2 का चैप्टर 1 बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए थे। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ बहुत अच्छा से कर लिए थे। और इसका मॉडल सेट जल्द ही हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम ग्रुप को, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ये चैप्टर दूसरा, ये देखिए पहला अध्याय लिख दिया ना, यहाँ पर चैप्टर 2 होगा। यहाँ पर चैप्टर क्या होगा? चैप्टर 2। देखिए ये चैप्टर 1 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। यही ना कि रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्या हुआ, यही सब पढ़ रहे थे कि रोमन साम्राज्य का आखिर पतन कैसे हुआ। लेकिन ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ लेते कि बहुत विस्तृत क्षेत्र था, उसका पतन कैसे हुआ, राजा कैसे निरंकुश होने लगे और राजा ने कैसे अत्याचार करना शुरू कर दिया और अपने शारीरिक सुख के लिए बहुत कुछ करते, जनता पर टैक्स लगा देते थे, कुछ भी करने लगते थे, महल बनवाने लगते थे। तो बहुत सारे अत्याचार किए राजा, जिसके कारण उस साम्राज्य का अंत हो गया। अब उसके बाद यूरोप में पुनर्जागरण, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसी से यूरोप में पुनर्जागरण पढ़ने से 2-3 को टॉपिक क्लियर हो जाता है। एक तो धर्म युद्ध वाला और दूसरा भौगोलिक खोज। ये भी पढ़ना होता है, धर्म युद्ध और भौगोलिक खोज। तो धर्म युद्ध और भौगोलिक खोज, ये दोनों जो है वो पुनर्जागरण पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि पुनर्जागरण क्या है। बहुत सारे लोग पुनर्जागरण के बारे में जानते होंगे। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनः जगना। क्या होता है पुनः जगना? ये सभी लोग जानते हैं, पुनः जगना। लेकिन ये किस क्षेत्र में जगना, कैसे जगना? बिस्तर पर सोए हुए हैं, पुनः जग गए तो पुनः जागरण हो गया? नहीं, किस क्षेत्र में जगना? जगने का मतलब ये हुआ कि जैसे दर्शन के क्षेत्र में, दर्शन, साहित्य, विज्ञान, कला, इतिहास, संगीत, मूर्ति कला, ये बात है कि वो कला में सब आ जाएगा, मूर्ति कला। उसके बाद चित्रकारी। इस क्षेत्रों में जब विकास नया नया होने लगा तो उसको पुनर्जागरण कहा गया। देखिए अब ये पुनर्जागरण कब से कब के बीच हुआ, अभी तक यहाँ तक हल्का फुल्का आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये क्या बोले हैं अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए पुनर्जागरण 9वीं शताब्दी में भी हुआ। ये पुनर्जागरण 9वीं शताब्दी में हुआ। एक और बात समझिए, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत की बात करें, यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं शुरुआत की बात करते, ये शुरुआत इटली से हुई। इटली, वही रोम वाला। अब आप लोगों को मन में ये सवाल आ रहा होगा ना कि इतने बड़ा रोमन साम्राज्य का भी विकास वहीं से हुआ, पुनर्जागरण का भी शुरुआत वहीं से हुआ, तो बाकी यूरोप वाले क्या कर रहे थे? जब सब कुछ इटली से हो रहा था तो बाकी यूरोप वाले कर क्या रहे थे? आखिर क्या था ऐसा? देखिए सब कंट्रोल यहीं से होता था, क्योंकि रोमन साम्राज्य यहीं पर, मुख्य केंद्र रोमन साम्राज्य के यहीं पर था ना। तो देखिए ये नहीं कारण था कि सब कंट्रोल यहीं से होता था इसीलिए पुनर्जागरण यहीं से हो, नहीं। इतने मतलब अच्छे विचारक यहाँ से उत्पन्न हुए, अच्छे चित्रकार उत्पन्न हुए, अच्छे राजनीतिज्ञ उत्पन्न हुए, जिसके कारण माना जाता है कि इटली, फ्लोरेंस, ध्यान रखिएगा जगह का नाम फ्लोरेंस, ये फ्लोरेंस, यहाँ से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। अब पुनर्जागरण इटली में कई बार हुआ। ये 9वीं शताब्दी की बात करें, 10वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, मतलब ये रचनाएं शुरू हो गई थी, लेकिन उतने अधिक मात्रा में रचना नहीं हो पा रहा था। ये मुख्य रूप से 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक बहुत अधिक मात्रा में रचनाएं शुरू हो गई। अब देखिए इससे पुनर्जागरण कैसे होता था? इससे पुनर्जागरण मतलब इससे लोग जगते कैसे थे? और जगना मतलब क्या? देखिए मतलब समझिए ध्यान से। मतलब ये कि इससे पहले 14वीं से 16वीं शताब्दी से पहले इतने युद्ध यहाँ पर होते थे। देखिए युद्ध उस समय भी होते थे, इतने युद्ध, इतने लड़ाई झगड़े, लोग उसी में व्यस्त रहते थे कि इस राजा ने इसको मार दिया तो इसको पर ये आक्रमण हो गया। लोग को दूसरा कुछ सोचने का समय ही नहीं मिल पाता था। बस क्या करते थे? कृषि करते थे, थोड़ा बहुत कुछ सामान बनाते थे, थोड़ा सा व्यापार करते थे बस। और उसके बाद लोग कुछ नहीं करते थे, बस यही सब लड़ाई वड़ाई में रहते थे कि हाँ यहाँ से ये लड़ाई हो गया, ये हो गया, यहाँ से थोड़ा सा व्यापार कर लेना बस। अब उनको बाहरी ज्ञान कुछ नहीं था कि बाहरी देशों में क्या हो रहा है, दूसरे देश में क्या हो रहा है,
या साहित्य, कोई ना अच्छा कहानी पढ़ते थे, ना कविता अच्छा पढ़ते थे, ना विज्ञान के क्षेत्र में कोई आविष्कार हो पा रहा था, ना कोई मशीन बन रहा था, ना कोई संगीत लिख रहा था, ना कोई गाना, ये सब कुछ नहीं हो रहा था। मनोरंजन, देखिए मनोरंजन करते थे, हल्का फुल्का कोई खेल खेल कर मनोरंजन कर लेते थे, लेकिन अच्छा ज्ञान, अच्छे विचारक उत्पन्न नहीं हो रहे थे, जिसके कारण लोगों का पुनर्जागरण, लोगों का आंतरिक विकास नहीं हो रहा था। बाहर से बहुत ताकतवर दिखेंगे, बाहर से बहुत ताकतवर सब कुछ, लेकिन आंतरिक ज्ञान भी तो होना चाहिए। सिर्फ लड़ाई मारे झगड़ा में सिर्फ ज्ञान होना चाहिए नहीं, आंतरिक समाज को कैसे एक अच्छी दिशा मिले, समाज में सभी लोग सुखी संपन्न कैसे रहे, सभी लोग अच्छे कैसे रहे, अच्छे विचारक ही बता सकते हैं ना। तो अच्छे विचारक उत्पन्न नहीं हो रहे थे, लेकिन 14वीं से 16वीं शताब्दी में इटली में अच्छे अच्छे विचारक उत्पन्न होने लगे, अच्छे अच्छे दर्शन, साहित्य की रचना होने लगी, अच्छे अच्छे किताब लिखे जाने लगे, और किताब लिखकर अनुवाद होने लगा, किताबों का अनुवाद दूसरे भाषा। मान लीजिए इटली में लैटिन भाषा में, लातिन भाषा भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, लैटिन, और लैटिन भाषा को लातिन भाषा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। लैटिन एक ही भाषा है। ये लैटिन भाषा या यूनानी भाषा भी यहाँ पर चलता था, ध्यान रखिएगा। इटली में यूनानी और लैटिन दो भाषा चलता था, लेकिन अधिक लैटिन भाषा। तो जो भी रचनाएं होती थी लैटिन भाषा में, लेकिन लैटिन भाषा के अलावा इस लैटिन भाषा का मान लीजिए कोई साहित्य रचा गया लैटिन भाषा में, इसका अनुवाद करके अगर दूसरे देश में भेजना है तो दूसरा अनुवाद करके और भेजा जाने लगा, जिसके कारण इटली के ज्ञान, विज्ञान और इटली के अच्छे विचारकों का विचार पूरे विश्व में फैलने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे देखा देखी इटली और यहाँ पर रोम के देखा देखी कि हाँ यहाँ पर इतने अच्छे विचारक होने लगे, और अन्य देशों में इनका जो किताब है, अन्य देशों में इनका ग्रंथ है जो पहुंचने लगा। और ये आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सिर्फ इटली में ये सब हो रहा था, बाकी देश क्या कर रहे थे, बैठे हुए थे, और बाकी एशिया के देश, बाकी सब क्या, देखिए सारे जगह अच्छे अच्छे विचारक थे, विद्वान थे, लेकिन वो रचनाएं नहीं कर पा रहे थे। जब यहाँ पर रचना शुरू हुआ तो सभी लोग देखा देखी क्या होने लगे, शुरू हो गए। और एक बात, और एक दूसरे से आदान प्रदान होने लगा, साहित्यों का अनुवाद होने लगा व्यापार के माध्यम से। जिस तरह से सामानों का व्यापार हो रहा था ना, अब किताबों का व्यापार होने लगा। अब क्या हुआ, 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में अब किताबों का व्यापार होने लगा, ज्ञान विज्ञान का व्यापार होने लगा, कुछ नए आविष्कार होने लगा, उसका व्यापार होने लगा। मतलब एक देश, ये बात समझा ना, मान लीजिए यूरोप का एक देश समझा, तो यूरोप और एशिया का व्यापार मान लीजिए हो रहा है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो खोज ही नहीं हुआ था, देखिए हो गया था 1492 में तो भारत का खोज हो गया था ना। तो 1492 की बात करें तो ये इन्हीं दोनों के बीच में आएगा ना। 1492 कब आएगा, ये चल रहा है 15वीं शताब्दी। 1492 की अगर बात करें तो कौन सा शताब्दी चल रहा है, ये 15वीं शताब्दी चल रहा है। तो क्या 14वीं से 16वीं के बीच पुनर्जागरण हुआ, उसी के बीच में भारत का खोज हो गया। तो मान लीजिए एशिया, और इससे पहले एक और बात समझिए, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर एक बात समझिए, जो रचना मान लीजिए इटली में हुआ, वो रचना भारत और चीन में पहुंचने लगा। और चीन में क्या हुआ, पहुंचने लगा, चीन और भारत की रचना कहां पर पहुंचने लगा, इटली में। यानी कि यहाँ यूरोप और बाकी भी यूरोप देशों का रचना भारत में पहुंचने लगा, भारत की रचना इधर पहुंचने लगा। अब आप कहेंगे कि भारत का तो खोजे नहीं हुआ था, यूरोप वाले भारत को तो जानते ही नहीं थे। देखिए एक बात ध्यान समझिएगा, यूरोप वाले भारत को जानते थे, यूरोप वाले भारत को क्या करते थे, जानते थे, लेकिन इनको समुद्री मार्ग नहीं पता था कि समुद्र के रास्ते कैसे जाया जाता है। यूरोप वालों को पता था कि भारत और चीन कैसे आया जाता है, उनको पता था रास्ता से, ये स्थल मार्ग से पता था। तो स्थल मार्ग काफी डिफिकल्ट होने के कारण, काफी कठिन होने के कारण लोगों ने, और एक और बात, छोटे छोटे बीच में राजा हो जाते थे, जिसके कारण परमिशन नहीं देते थे आगे जाने के लिए। तो यहां से यूरोप का संपर्क भारत और चीन से, मतलब एशिया वाले देश से समझ लीजिए टूट गया था। और जिसके बाद वास्को डी गामा समुद्री रास्ता से होता हुआ कहां पर पहुंचा, भारत। जिसके बाद ये पता चल पाया कि भारत समुद्री रास्ता से, यूरोप से भी भारत आया जा सकता है। जिसके बाद ये माना गया कि जो पुर्तगाली नाविक है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अरे भारत के कहाँ खोज किया था, उसने तो सिर्फ समुद्री रास्ता का खोज किया था। और इससे पहले भी यूरोप से व्यापार होता था, रेशम का व्यापार, चीन से व्यापार होता था रेशम का, भारत से सोना का, और बाकी जो वस्तुएं होती थी, लकड़ी, ये सब अलग अलग वस्त्र, ये सब का व्यापार होता था। लेकिन बीच में व्यापार छूट गया, क्यों, क्योंकि इतने डिफिकल्ट रास्ते हो गए, बहुत सारे अलग अलग राजा बदल गए, जिसके कारण सब कुछ छूट गया। तो उसके बाद वास्को डी गामा भारत पहुंचा, और भारत में क्या किया, खोज कब किया, ये पुनर्जागरण के समय ही किया। देखिए ये 14वीं 16वीं शताब्दी के बीच, 15वीं उसी के बीच में आएगा ना, उसी के बीच में ये पुनर्जागरण में ही, पुनर्जागरण के
शुरुआत के बाद 14वीं में शुरुआत हुआ, इसी के बाद क्या किया, ये खोज किया। देखिए पुनर्जागरण से ही कई चीजों का संबंध है, जैसे भौगोलिक खोज की बात करें या धर्म युद्ध की बात करें, ये सब पुनर्जागरण के कारण ही हुआ। पुनर्जागरण की, अब देखिए एक देश से दूसरे देश किताब पहुंचाए जाने लगे, रचनाएं पहुंचाए जाने लगी, या विज्ञान में कोई भी आविष्कार होता था तो आविष्कार पहुंचाए जाने लगे, यहाँ पर आविष्कार हुआ ये लोग बताए जाने लगे। या बात करें संगीत के बारे में या कोई भी चित्रकारी के बारे में, ये सब बताया जाने लगे। यहाँ पर इतना अच्छी पेंटिंग बनाया गया है, तो जिसके कारण नए नए देश तलाश करने लगे। यूरोप वाले नए नए देश अपना तलाश करने, अपने सामान बेचने के लिए नए नए देश क्या करने लगे, तलाश करने लगे। जिसके बाद क्या हुआ कि भौगोलिक खोज की जरूरत पड़ी, और भौगोलिक खोज की जरूरत पड़ी तो खोज होने लगे। तो यही पुनर्जागरण का मतलब ये दर्शन, साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, संगीत, नए नए संगीत के क्षेत्र में नए नए विकास हुआ, उसी को पुनर्जागरण कहते हैं। और पुनर्जागरण किसी एक दिन में नहीं हो गया था। पुनर्जागरण के लिए देखिए 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, उसके बाद 14वीं 16वीं शताब्दी में फाइनल जब बढ़िया से हुआ। और ये चालू इटली से हुआ था, और पूरे विश्व में ये क्या हुआ, फैल गया। और सभी लोगों ने रचना, देखिए रचना सारे जगह था, ऐसा थोड़ा था, और सब रचना एक दूसरे से आदान प्रदान होने लगा। ये अनुवाद किए जाने लगे। मान लीजिए इटली का भाषा जो है, मान लीजिए इटली का साहित्य किसी को भारतीयों को पढ़ना है तो भारत की भाषा में अनुवाद किए जाने लगा, और इधर का किसी और भाषा में पढ़ना है तो और भाषा में अनुवाद किए जाना, किसी अंग्रेज को पढ़ना है तो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किए जाना, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किए जाने लगे। अब देखिए शुरुआत इटली से ही क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे विचारक उत्पन्न हुए। पहली बात कर लेते हैं लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची। कितने लोग इनको पहचानते हैं? लियोनार्दो दा विंची, जिनका संबंध इटली से है, इनका जन्म इटली में ही हुआ था। इनका संबंध कहां से? इटली से है। अब इटली फ्लोरेंस से ही है। अब बताइए लियोनार्दो दा विंची को कितने लोग पहचानते हैं? ये एक अच्छे चित्रकार, इंजीनियर और एक अच्छे वैज्ञानिक भी थे। वैज्ञानिक का सबसे बड़ा उपलब्धि मोनालिसा का जो पेंटिंग है ना, मोनालिसा वाला पेंटिंग, मोनालिसा का पेंटिंग आप जानते हैं दुनिया का महंगा पेंटिंग है, महंगा पेंटिंग दुनिया का। मोनालिसा की पेंटिंग तो पहचानते होंगे ना आप लोग मोनालिसा की पेंटिंग का नाम भी जानते होंगे, जो बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाया गया। उस समय ये बनाए थे कौन? लियोनार्दो दा विंची बनाए थे उसी समय। ये 1500 ईस्वी के आसपास में 1502 या 3 में बनाए थे, ध्यान रखिएगा 1502 या 3 में मोनालिसा का पेंटिंग बनाए थे, जो कि बहुत अच्छा, आज भी कितना फेमस है, बहुत उसका ज्यादा कीमत है वो मोनालिसा वाला पेंटिंग। इनका संबंध किससे? इटली से ही है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही नहीं बना दिए थे कि कोई भी पेंटर उठकर और बना दे मोनालिसा की इतना अच्छा पेंटिंग। प्रसिद्ध क्यों हुआ? कोई नहीं, ऐसा नहीं कि कोई भी बस ऐसे ही कुछ कर दे, पेंटिंग हो गया बस फेमस हो गया, बहुत फेमस हो गया, नहीं। जिस समय जैसे इस समय सोशल मीडिया पर कुछ भी फेमस हो जाता है, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं, कुछ भी थोड़े था। ये एक अच्छे इंजीनियर थे, अच्छे वैज्ञानिक थे, अच्छे चित्रकार थे, अच्छे इंजीनियर, वैज्ञानिक, चित्रकार। उसके बाद इन्होंने चित्र बहुत मेहनत से बनाया, बहुत बारीकियों से। उसके बाद क्या हुआ? ये फेमस हुआ मोनालिसा का पेंटिंग। मोनालिसा का पेंटिंग आप लोग देखे ही होंगे। अगला बात करते हैं यहीं के एक विचारक मैकियावेली, जिनका संबंध कहां से? इटली से। इनका भी जन्म कहां पर? फ्लोरेंस, इटली में ही इनका जन्म हुआ था। ये बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ, कवि और राजनीतिज्ञ थे, कवि थे, साहित्यकार भी इनको बोल सकते हैं, साहित्यकार। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करते थे, समझ लीजिए। मैकियावेली, इनका एक प्रसिद्ध रचना जो है द प्रिंस, याद रखिएगा। इनकी एक प्रसिद्ध रचना कौन है? द प्रिंस जो है इनकी बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध रचना है। और एक बात समझिए, ये मैकियावेली बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ थे, राजनीति के बारे में बहुत बढ़िया से जानकारी था, और इनकी अलग अलग रचनाएं हुई, अलग अलग बहुत सारी रचनाएं की, जिसके कारण इटली के जो लोग थे उनके मन में नए नए विचार उत्पन्न होने लगे। हम लोगों को भी कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, और कुछ नए आविष्कार करने चाहिए। और देखिए अधिकतर वैज्ञानिक आविष्कार आप देखेंगे कि यही समय में हुआ। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में खोज हुए वैज्ञानिक जो है, अधिकतर वैज्ञानिक आविष्कार देख लेंगे या अधिकतर उद्योगों की स्थापना देख लेंगे, इसी समय हुआ था, ध्यान रखिएगा। या इसके हल्का सा बाद इसी समय, देखिए यही एक दौर था ना जब बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो रही थी, इसीलिए इसका नाम पुनर्जागरण रखा गया कि लोग फिर से जग गए हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। देखिए
उम्मीद से ज्यादा कुछ कर रहे थे लोग। उम्मीद कम का था क्योंकि पहले कुछ ज्यादा नहीं कर रहे थे, लेकिन उम्मीद से ज्यादा कुछ होने लगा। इस समय व्यापार तेज हो गया, भौगोलिक खोज हुए, धर्म युद्ध होने लगा, ये अच्छे अच्छे विचारक उत्पन्न होने लगा, अच्छे अच्छे साहित्य की रचना होने लगी, बहुत कुछ हुआ इस समय। इसीलिए इसको क्या कहा गया, पुनः जागरण। बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे, द प्रिंस इनकी रचना थी। और इधर लिख दे नीचे एक और थे, ये दांते नाम था उनका, इधर दिखाई देगा, इसको मिला देते, द प्रिंस याद रखिएगा। एक दांते इनका नाम था, दांते, ध्यान रखिएगा, दांते। ये भी इटली के ही थे। कहाँ के थे ये, इटली के ही थे। और ये भी बहुत अच्छे कवि साहित्यकार और अच्छी अच्छी बहुत अच्छी कहानियां लिखते थे। ध्यान रखिएगा, साहित्यकार बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखते थे ये, ध्यान रखिएगा। और इसी के कारण बहुत ऐसे ऐसे इन्होंने विचार दिए लोगों को मन में, ऐसे ऐसे चीजों की रचना की है जो लोग नहीं जानते थे, जो लोग नहीं जानते थे, नहीं समझते थे। एक छोटा बच्चा होता है, समझ लीजिए, उसको कितने माध्यम से, बहुत सारे माध्यम, जैसे टीचर उसको बहुत कुछ बताते हैं, किताबों के माध्यम से बहुत कुछ बताया जाता है, उसके माता पिता बहुत कुछ बताते हैं। यानी पुनः जागरण, उसके अंदर क्या उत्पन्न किया जा रहा है, पुनः जागरण उत्पन्न किया जा रहा है। पुनः जागरण का मतलब ये नहीं होता है कि पहले से आप जानते थे फिर भूल गए, फिर से आपको याद दिलाया जा रहा है। इटली के लोग पहले से सब कहाँ जानते थे, क्या ये लियोनार्डो दा विंची को पहचानते थे, मोनालिसा का पेंटिंग पहले से देख लिए थे, बाद में याद दिलाएगा वो आप मोनालिसा का पेंटिंग पहले से देखे हुए थे, आप बीच में भूल गए थे, ऐसे हुआ था नहीं। ये जो मैकियावेली अच्छे अच्छे रचना किए, द प्रिंस की जो रचना की है, द प्रिंस में जो कुछ बातें लिखी, क्या पहले लिख चुके थे, लोग भूल गए थे, उसके बाद फिर से याद दिलाया गया, नहीं। पुनः जागरण का मतलब ये होता है कि उनके अंदर नए नए बातों का संचार करना, नए नए बातें बताना, यही पुनः जागरण होता है। और ये दाते भी बहुत अच्छी अच्छी रचना करते थे। ऐसे ही छोटा बच्चा जो होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, नए नए बातें बताया जाता है, गलत सही का फर्क बताया जाता है कि देखो ये गलत है, ये सही है। उसके टीचर द्वारा, उसके माता पिता जो द्वारा, किताबों द्वारा भी बताया जाता है। जो कुछ भी किताब पढ़ता है उसमें भी बहुत कुछ लिखा रहता है, यानी उसके अंदर पुनः जागरण का संचार किया जा रहा है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी पुनः जागरण का संचार किया गया था। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी रचनाएं अलग अलग की गई थी, जिसमें लिखा गया था कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, और हम लोग मतलब मनुष्य और अधिक कुछ कर सकता है, अधिक आविष्कार कर सकता है। देखिए उसके बाद आविष्कार, खोज होने लगा, सब कुछ हुआ। मतलब जिस तरह एक छोटे बच्चे के अंदर ज्ञान का संचार किया जाता, ठीक वहां पर भी ज्ञान का संचार किया गया। तो हमें लगता है कि इतना बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे, हमें लगता है बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।